हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानोमी। मेरा नाम उज़ैर यूनुस है और आपने अगर ये पॉडकास्ट सुनी है काफ़ी अरसे से, तो एक चीज़ जो कंसिस्टेंटली गेस्ट आते हैं या मैं भी उस बारे में बात करता हूँ कि पाकिस्तानी शहरी जो है उसका जो लेवल ऑफ ट्रस्ट है हुकूमत के अंदर, हुकूमती इदारों के अंदर, बिलखुसूस उन इदारों के अंदर जो सेहत के ऊपर या एजुकेशन के ऊपर या इकॉनमी के ऊपर एक शहरी के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, वो बहुत कम है। और ज़्यादातर लोग हाइपोथेसाइज यही करते हैं कि अगर हम शहरियों को एक तो बेहतर सर्विस डिलीवरी दें और फिर उनको बताएं कि कहाँ हुकूमत बेहतर सर्विस डिलीवरी दे रही है या कोशिश कर रही है उनकी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, तो शायद जो ये लैक ऑफ ट्रस्ट है वो कम होने लग जाए और शहरी समझें कि हुकूमत उनके लिए काम करती है। लेकिन एक हाइपोथेसिस है, इसके बारे में हमें इतना ज्यादा नहीं पता कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो कुछ दिनों पहले ट्विटर पे मैं बैठा हुआ था तो एक पेपर मेरी नजरों से गुजरा जिसका लिंक मैंने नीचे लिखा हुआ है। डॉक्टर सावल नसीम जो आज हमारे मेहमान हैं, उन्होंने को ऑथर किया है ये पेपर एक रिसर्च स्टडी के बाद पंजाब के अंदर, जो काफी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स देता है इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप लोगों को बताने लग जाएं कि हुकूमत क्या काम कर रही है, किस तरह उनकी जिंदगी बेहतर करने की कोशिश कर रही है, तो क्या वो ट्रस्ट ज्यादा करने लगेंगे या नहीं। तो अब हमारे पास रिसर्च है, डेटा है, तो मैंने सोचा कि डॉक्टर नसीम से इस बारे में गुफ्तगू की जाए। डॉक्टर नसीम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज पर। Dr. Naseem, I'm excited to talk to you about this. And first of all, welcome to Pakistanomy. Thank you. Happy to be here. तो पहले तो बताएं कि ये स्टडी थी क्या, क्यों आपने सोचा और आपके साथ जो तीन और को ऑथर्स ने सोचा कि इस पे देखा जाए और इसका इम्पैक्ट क्या होता है। Right. The study is started in March. उस वक्त जब ये COVID had just sort of taken off और वो जो शुरू में लॉकडाउन शुरू हुए थे, so then ये मेरे जो co-authors and they reached out. अदनान कादिर खान जो London School of Economics में होते हैं, Mehwish Shaukat who's at the World Bank, और Andrea Stegman who's at Warwick University. So they reached out to me और फिर हमने मिलके तो we thought के this general idea of कि पाकिस्तान जैसे मुल्क जहाँ generally जिसने आपने पहले कहा कि trust in the state, उसके levels जो हैं, not just the state but also state institutions, खासे low होते हैं। So जब अगर citizens का जो trust level है वो state के अंदर अगर low हो तो उसकी वजह से बहुत सी जो compliance होता है, state you expect things from the state but also the state kind of expects its citizens to follow certain kind of guidelines etc. So वो भी जो हैं उसे खासे affect होते हैं। So the idea was कि ये opportunity है कि कोविड शुरू हुआ है, गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइंस बनानी शुरू की थी इसी वक्त कि कोविड प्रोटोकॉल्स और एसओपीज जो हैं वो लोग फॉलो कर रहे हैं। सो अब ये जो नेचुरल फिनोमेना हुआ है इसको लेके वी लेवरेज दिस टू सी कि कुछ इंटरवेंशंस जो हैं वो की जा सकती हैं जिसमें लोगों का जो ट्रस्ट है इन द स्टेट उसको बढ़ाया जाए और फिर साथ ही देखा जाए कि लोग जो हैं उनकी जो ना सिर्फ ट्रस्ट इन द स्टेट बट स्टेट की जो कैपेसिटी है टू डिलीवर सर्विसेज फॉर एग्जाम्पल वो चीज़ भी उससे इम्प्रूव होती है और इन्हीं इंटरवेंशंस की वजह से लोग जो हैं वो फिर जो स्टेट के गाइडलाइंस हैं वो फिर फॉलो करना शुरू करते हैं कि नहीं। अब इस पे ये जो इंटरवेंशंस हैं ये दे ट्राई टू काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी थ्योरी जिसमें जो नया काम आ रहा है इंफॉर्मेशन के लोगों को अगर आप इंफॉर्म करें ऑन सॉर्ट ऑफ पास्ट स्टेट generally specific state success stories of state success, जिस तरह अभी पिछले साल जर्नल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में आसिम ख्वाजा, डेरॉन एसिमोग्लू और अली चीमा का एक पेपर था और वो भी पाकिस्तान में है, पंजाब में। उन्होंने देखा है कि जो कोर्ट्स अगर आप लोगों को इन्फॉर्म करें कि कोर्ट्स जो हैं लोकल कोर्ट्स उधर जो टाइम है वो कम हो जाता है अगर आप कोई केस हो और वो कोर्ट्स उनको जल्दी सुनना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से लोगों का जो उसमें ट्रस्ट है इन दो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस दीस कोर्ट्स वो बढ़ जाता है। एंड they've shown this through these lab in the field kind of experiments. And it's been published in one of the top rated journals in economics. So खासा वो evidence था कि कुछ
अगर आप ये करो, लोगों को इन्फॉर्म करो स्टेट सक्सेस पे, तो उससे बिहेवियर जो है या लोगों की परसेप्शन ऑफ स्टेट कैपेसिटी और ट्रस्ट जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। बट ये जो इनकी स्टडी थी वो ऑन अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, राइट, व्हिच इज लोकल कोर्ट्स। हमने सोचा कि वी शुड यूज जनरलाइज्ड मेजर्स ऑफ ट्रस्ट इन द स्टेट। सो कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, डू जनरली पीपल थिंक इट स्टेट जो है आप ट्रस्ट कर सकते हो स्टेट के अंदर, और वैसे ही स्टेट की कैपेसिटी इन जनरल कोई डिलीवर करने की सर्विसेज एक्सेट्रा, उसमें लोग यकीन रखते हैं। और फिर और ये हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट है, राइट, द स्टेट एक्चुअली नीड्स पीपल टू फॉलो गाइडलाइंस। सो यूजिंग दिस हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट, ये लोगों को अगर आप इन्फॉर्म करो तो are people willing to kind of engage, sort of comply with state directives. So जो 3 treatments हमने की थी, वो एक है लोगों को it's a reminder of past state success. So आपको याद होगा 2011 में डेंगी जो है उसका एक आउटब्रेक आया था, वो खैर आजकल भी आया हुआ है, लेकिन वो this is nothing new, this is a severe dengue outbreak early last decade, जिसमें फिर पंजाब हुकूमत ने खासा उस पे काबू कर लिया था। और उसमें ये था कि उन्होंने डायरेक्टिव्स इशू किए, और फिर बहुत सी इंस्पेक्शंस होती थी, फिर गवर्नमेंट की मशीनरी जो है वो जाके फिर स्टोर ओनर से भी बात कर रही है कि आप पानी ना कलेक्ट होने दें, और वो और फिर पॉसी फ्यूमिगेशन हो रही थी, और सो द स्टेट अंडरटुक एक्टिविटीज जिसकी वजह से देयर वाज ये जो डेंगू का वो का जो फैली हुई थी, वो मुझे याद है कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी तस्वीरें भी आती थी कि वो जाके घर घर जाके ड्रेन करवा रहे हैं पानी जहाँ खड़ा हुआ है, तो इट वाज अ वेरी पब्लिक कैंपेन। Right. So we use that and said कि देखें, this state was able, so पहली intervention ये थी, message information, people were told कि ये चीज, state was, there was it was an epidemic, not necessarily a pandemic, but the state was able to sort of counter that fairly quickly. दूसरी जो messaging थी वो ये थी कि ना सिर्फ के state जो है उसने इस पे काबू किया, but the fact is the reason that was successful is कि लोग जो हैं citizens followed state directives. अब state आपको कह दे हाँ आपने पानी नहीं छोड़ना, आपने ये sort of fumigate करना है, और मतलब लेकिन अगर state की बात ना सुने तो the thing's not really going to work. So the fact that citizens complied with those directives is a reason why that policy actually worked, right? So ये भी फिर दूसरी treatment ये थी कि लोगों को बताया गया कि state successful था डेंगू में, वो इसलिए था क्योंकि लोगों ने state की बात सुनी, right? तीसरी information जो है वो intervention, which not necessarily इन दोनों से tied नहीं है, but like it was a religious intervention. आपको याद होगा जो president हैं उन्होंने अल अज़हर यूनिवर्सिटी से एक फतवा मंगवाया था, और उनकी स्पेसिफिक ये नहीं था कि वो फतवा जनरली इशू किया अल अज़हर ने, उसमें दिस इज अ स्पेशल रिक्वेस्ट बाय आवर प्रेसिडेंट, क्योंकि आई गेस उस वक्त स्टेट रियलाइज कि इट्स अ वेरी रिलीजियस सोसाइटी, और अगर आप एक रिलीजियस अथॉरिटी को मोबिलाइज करें और उनकी तरफ से एक डायरेक्टिव आए या इंजंक्शन आए तो लोग उस चीज की उसको टेक दैट वेरी सीरियसली। सो वो एक फतवा, सो फिर हमने तीसरी इंटरवेंशन में लोगों को इन्फॉर्म किया कि जो अल अज़हर यूनिवर्सिटी है, और लोगों को पता अल अज़हर जो है इज वन ऑफ द sort of most respected schools of Sunni schools of thought, right? So so उनका जो डायरेक्टिव था वो लोगों को बताया कि वो कह रहे हैं कि इस किस्म के जब हालात होते हैं जैसे पैंडेमिक, then citizens should listen to what the state is saying. So जो बहुत से directives हैं जिसमें लोग फिर जरा जैसे for example मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़नी, right? Now that's a purely that behavior is very religious in nature, and a lot of people then think कि अगर state आपको कह रहा है वो नहीं करना, the state is kind of devoid or is not necessarily connected to these things, right? So अगर आपके पास एक religious authority है जो आपको कह रही है कि आपने बात सुननी है state की, so that kind of in the hypothesis is that carries weight, right? So people will listen to it.
तो ये 3 इंटरवेंशंस थी और ये हमने फिर फोन के जरिए डिलीवर की और वो भी एक रैंडम सैंपल और वो उसमें आई डोंट थिंक वी नीड टू गेट इनटू दैट, दैट्स जस्ट अ स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम कि व्हाई वी नीड अ रैंडम सैंपल एक्सेट्रा। लेकिन सो वो रैंडम कोहॉर्ट और हमारा कोई तकरीबन 3,000 3,500 का सैंपल था, जिसमें से there's a subset of people who जिनको पहली ट्रीटमेंट, फिर एक और सबसेट को दूसरी इंफॉर्मेशन मिली ऑन कंप्लायंस और तीसरी वालों को वो इंफॉर्मेशन मिली ऑन ये जो फतवा है अल अज़हर यूनिवर्सिटी का। और हमारा सैंपल था अर्बन हाउस इन अर्बन प्रॉपर्टी ओनर्स इन लाहौर एंड फैसलाबाद। ये existing sample था, co-author का who's doing another study and they were able to sort of share their sample with us. तो हम उनका ही sample इस्तेमाल कर रहे थे। आपको याद होगा शुरू मार्च में जो pandemic शुरू हुआ था, it was more of an issue in like sort of urban centers and hadn't spread in rural areas at the time. So उसमें we have a pretty good representative sample as a result. अच्छा, तो फिर हमने ये इंफॉर्मेशन जो है ये फिर डिलीवर की फोन पे और फिर हमारे जो आउटकम्स थे वो 3 ब्रॉड आउटकम्स थे। उसमें ये था कि ये अगर आप इंफॉर्मेशन दो तो फिर हम लोगों से पूछते थे कि आपका ट्रस्ट इन द स्टेट डू यू वो डेवलप होता है कि नहीं। एंड द वे दैट्स मेजर्ड इज हमारे पास थी हमने उनसे पूछा, एक तो डायरेक्ट मेजर था sort of do you trust has your trust in the state gone up, but उसके अलावा हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने लोगों को कहा so it's like a lab experiment। हमने कहा देखें हम आपको 2 लाख रुपए दे रहे हैं, असल में नहीं दे रहे but sort of figuratively like you've got the 2 lakh rupees। अब आपके पास 2 चैरिटीज हैं, एक चैरिटी जो है is government run and the other is a private run recognized charity। I think हमने ED यूज किया कि ये 2 लाख रुपए आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, आप गवर्नमेंट चैरिटी को दोगे या ईडी को दोगे, ठीक है। सो अगेन सो द पॉइंट इज कि अगर लोग ज्यादा शेयर जो है इसका गवर्नमेंट चैरिटी को देते हैं तो वो इज अ प्रॉक्सी फॉर सेइंग कि दे ट्रस्ट दिस द गवर्नमेंट रन चैरिटी मोर देन द प्राइवेट, समथिंग लाइक ईडी जो इज अ रियली वेल नोन चैरिटी, राइट। तो उसकी वजह से ट्रस्ट इन द स्टेट इज गॉन अप कंपेयर टू पीपल जिनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं। So the way this experiment works is कि हम outcomes compare करेंगे to people who didn't get the treatments at all। उनका क्या था, वो कितने पैसे देने के लिए तैयार थे गवर्नमेंट चैरिटी को versus जिनको ये 3 ट्रीटमेंट्स मिली वो कितने तैयार थे गवर्नमेंट चैरिटी को पैसे देने के लिए। So ये एक राइट, so ये पहला आउटकम था। दूसरा था ऑन स्टेट कैपेसिटी पे the perceptions of state capacity, और वो भी हमने 2 तरह मेजर किए थे। एक था इन द गवर्नमेंट एंड सिंस ब्यूरोक्रेसी कैन a lot of people kind of think of the two, the state, it's the government and the bureaucracy, the civil services are sort of different branches। तो हमने दोनों पे एक combined outcome और दोनों पे किया कि आप गवर्नमेंट पे कितना आपकी उनकी कैपेसिटी पे कितना वो है perception के वो डिलीवर कर सकते हैं, और ब्यूरोक्रेसी पे की कैपेसिटी पे आपका क्या वो है perception of their capacity to deliver। Okay, so this was the second out. The third outcome was compliance with state directives। 3 directives basically hand washing, social distancing or समाजी फासला, और congressional prayers, right? कि मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना, और इसको हमने इंडेक्स कर दिया था। ये 3 broad measures, sort of main measures हैं of compliance with directives। तो इनको हमने एक ही sort of जो भी results थे इनको एक aggregate करके एक measure बना दिया। So these are the 3 outcomes। I've already told you about the 3 treatments। तो फिर हमने जब ये किया, जब ये messages भी deliver हो गए, हमने outcomes के जो measure ये भी elicit कर लिया respondents से, फिर जब हमने उसको analyze किया data को, so what we discovered is that none of these treatments actually had an impact on either of our outcomes। Wow. People weren't being reminded of past state success, hukumat pehle bhi successful ho chuki hai, had no impact on any of these outcomes that I just described। Telling people about citizens' compliance with these with the past in the past had no effect on these outcomes। और तीसरा जो ये था, religious, the fatwa wala key treatment, people, even when you tell people about this Al Azhar fatwa,
they weren't willing to sort of change their perceptions of state capacity or like their trust in the state or willing to comply with state directives. So this is sort of a broad summary of what we discovered. So I think this is fascinating and thank you for आपने जो पूरा explain किया, क्योंकि लोगों को ये भी समझना जरूरी है कि जो end result है उसके अंदर काफी सारा काम किया जाता है, काफी processes होते हैं, a lot of work and thinking goes into के ये test कैसे करना है, and this is fascinating. From your point of view, I have some questions around कि क्यों ये result आया, but I would like to first कि आप बताएं कि आपके पर्सपेक्टिव से कि आप शॉक थे इस रिजल्ट से, और नाउ दैट द रिजल्ट्स आर इन, लाइक क्या व्हाट आर सम थियरीज दैट यू हैव कि क्यों ये इम्पैक्ट नहीं हुआ जो होना चाहिए था, या हम अज्यूम करते हैं कि अगर आप शहरियों से एंगेज करें, उनको बताएं चीजें और फिर ट्रस्ट बिल्ड करें तो इसका इम्पैक्ट होता है, तो व्हाई इज दिस नॉट द केस? राइट, नो, वेरी गुड क्वेश्चंस. So yeah, these speak to kind of like mechanisms, okay, why, so results to hand, but what's really driving. So उसमें अब एक तो वो है so तीनों जो वो जो interventions and we sort of need to kind of look at them separately. जो religious वाली है intervention, उसमें I just had a engaging sort of conversation with these researchers based out of the US. उनका भी recently paper आया है जिसमें it's based on the Boko Haram, the Nigerian kind of group. उनके उसमें ये है कि वो चाह रहे हैं कि जो उनके ये rebels उन्होंने अभी स्टेट ने पकड़े हुए थे, उनको वो रिहैबिलिटेट करना चाह रहे हैं. So but there's a lot of opposition from like citizens कि भाई इन लोगों ने मतलब ये violent group बच्चों को किडनैप किया है और लड़कियों को किडनैप करके, yeah, exactly. So why उनको रिहैबिलिटेट किस तरह हम करने हैं? तो उसमें what the state has done, as this study shows, is what they've done is they've actually mobilized local religious leaders, right? और लोकल रिलीजियस लीडर्स को लेके उन्होंने उनसे उनकी जो हैं कम्युनिटीज जिनके वो लीडर्स हैं, प्रेयर लीडर्स या रिलीजियस, वहाँ वो लोगों इंगेज कर रहे हैं, sort of trying to convince people why like people should be rehabilitated. और part of it is उनकी messaging इस तरह थी कि I have forgiven them, so should you. And if people have enough kind of like trust in a religious figure, not necessarily like an institution like Al-Azhar, but like a local figure who they meet often and engage with often, तो उनका result ये है कि actually उसकी वजह से लोग rehabilitate करने के लिए तैयार हैं. Those who were actually like told about this, जिनके local leaders ने उनसे बातें की, उन्होंने कहा कि देखें आप इनको माफ कर दें, इनको rehabilitate होने दें, ये बदल गए या reform हो गए. So these guys are basically इनको वो लोग religious leaders की, अपने community religious leaders की बातें फिर वो मान लेते हैं. अब so ये हुआ कि एक तो personal message है, like you know the person directly because they're a community leader, a religious leader who you engage with, plus the messaging is very kind of like about individuals, right? कि लोगों को reform करना है, etc. जो हमारी messaging is about it's not, the subject is not an individual, the subject is the state, right? अब state को लोग जिस तरह view करते हैं is very different from how people might kind of view individuals or communities. और B, Al-Azhar University जो है is we didn't have quantitative data to show कि लोग Al-Azhar University को जानते हैं और उसको उसको respect करते हैं, but दूसरी secondary sources से we give qualitative evidence that people actually like Al-Azhar is a well-respected institution in Pakistan, right? लेकिन उसके बावजूद the fact ये जो मैं आपको study का बता रहा हूँ उसमें ये फर्क ये है कि हम लोगों को कह रहे हैं कि जो subject है वो state है, यहाँ subject individuals हैं, so I think that really matters. So I think that's ये मेरा भी एक सवाल था and I'm glad कि you brought it up, क्योंकि मैं जब Al-Azhar के बारे में खुद भी ये सोच रहा था कि एक इंस्टीट्यूशन है मिस्र के अंदर, लोग अगर उसको जानते भी हैं तो उसका इम्पैक्ट इतना नहीं होगा. अच्छा जी, हार्वर्ड की स्टडी है या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्टडी ये कह रही है, अल-अज़हर रिलीजियस अथॉरिटी है उसका ये फतवा है. एक तो वो, दूसरा ये कि जो डिलीवरी आ रही है मैसेज की,
वो आ रही है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की ऑफिस से, जहां इनहेरेंटली हम इसी बात स्टडीज बात पे हो रही है कि लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर या हुकूमत के अंदर ट्रस्ट नहीं करते, तो वो डिलीवरी एक इंस्टीट्यूशन से हो रही है जो जनरली स्पीकिंग इज नॉट फुली ट्रस्टेड बाय द पीपल। एंड आई थिंक थर्ड, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू उसके अंदर फ्लॉ ये है यूजिंग अल अजहर के पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब जो है वो एक डाइवर्स, इवन विद इन सुन्नी इस्लाम बहुत डाइवर्स कम्युनिटीज हैं, उनके डाइवर्स व्यूज हैं। मैं खुद कराची में बड़ा हुआ हूं तो मैं जानता हूं काफी सारे बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट के जो लोग हैं वो अल अजहर को नहीं मानते। उनका Yeah. एक अपना अलग सिस्टम है। दियोबंदी हैव सिमिलर रिजर्वेशंस अबाउट इट, ऑल्दो दियोबंदी जनरली स्पीकिंग विल से ओके अल अजहर है तो थोड़ा क्रेडिबल होगा। तो हमें अपनी डाइवर्सिटी को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि यस सुन्नी मुस्लिम भी अगर कोई है तो अल अजहर उसके लिए शायद इतना अपीलिंग नहीं हो जितना जो लोकल मौलवी है या कोई लोकल ऑर्गेनाइजेशन है रिलीजियस। No, that's an excellent point, and I think that's what we're kind of discovering through the study too, right? Okay, is तरह co-opt करना a religious authority को an institution like Al-Azhar is perhaps not very effective, right? And that's what our state thought too initially. कि the fatwa जो है वो एक मिस्र की, though the fact is that for centuries Al-Azhar तो बहुत पुरानी university है, right? Like also an established school of thought. और उसके बावजूद वहां से फतवा लाने से फर्क नहीं पड़ता लोगों के एटीट्यूड्स पे और उनके स्टेट की परसेप्शन पे। सो बट ये चीज, सो बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक रिलीजियस डाइवर्सिटी और sort of सेंटिमेंट और स्कूल ऑफ थॉट की इतनी डाइवर्सिटी पाकिस्तान में कि एक ओवर आर्चिंग अथॉरिटी का फतवा जो है, I mean, we need evidence, right? So this is what we're showing essentially. It doesn't kind of make sense to get like a fatwa from an institution. I think also just one thought, it's not something unique to Pakistani Muslims or Muslims in general, right? मैं अमेरिका में बैठा हूँ, यहाँ पर अगर पोप फ्रांसिस ने कहा कि आप चर्च ना जाएं तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं साउथ के अंदर बिलखसूस उन्होंने कहा कि जी पोप ने कह दिया है तो हम बात मान लेंगे। वो तो फिर भी लड़ाई करने पे ही तुले हुए थे कि चर्च खुला होना चाहिए और हमें जाने की इजाजत होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ मुस्लिम फिनोमिनॉन, ये दुनिया भर में देखा गया कि इवन रिलीजियस अथॉरिटीज ने जब कहा कि आप थोड़ा ख्याल रखें तो लोकल लेवल पे अगर सपोर्ट नहीं थी या कोई और एथनिक और सेक्टेरियन ग्रुप था रिलीजन के अंदर ही जो डिसएग्री करता था तो उन्होंने अपनी बात पे उस बात पे अमल नहीं किया। Yeah, absolutely. Yeah, बिल्कुल. So yeah, it doesn't necessarily have to मतलब सिर्फ इस्लाम पे मतलब ये अप्लाई नहीं करता। I mean, जो आपने एग्जांपल दिया है of Christians in the US, I think that's also a very apt example. वैसे मैं आपको एक और स्टडी का बताता हूँ. There's another thing that is happening in Pakistan at the same time. So colleague Kate Vibirny, उन्होंने, her and co-authors have this fascinating paper as well, जिसमें उन्होंने local religious leaders के साथ one-on-one engagement की और देखने के लिए कि उनके साथ one-on-one engagement करें तो will they then advise their people who come to the mosques to follow public health guidelines. So their paper demonstrates कि आप ये जो one-on-one engagement करते हो with local leaders तो उसकी वजह से they kind of get empowered और वो फिर जाके तो वाकई मस्जिद में फिर अपने जो आते हैं वहाँ नमाज पढ़ने के लिए, वैसे sort of folks who visit the mosque, उनको वो फिर गाइडलाइंस देनी शुरू कर देते हैं, कोविड प्रोटोकॉल्स क्या हैं, to kind of like sort of follow public guidelines, etc. So again, there's a lot of this work happening simultaneously, and this was early in the when the pandemic struck, right? So now we've got some a sort of collection of evidence. एक हमारा वाला कि आप अल-अज़हर वाला जो था intervention didn't work, but अभी जो मैंने आपको पेपर का बताया है वो नाइजीरिया में, जिसके अंदर mobilizing sort of working with local religious leaders actually had an impact. और ये Kate Pali study as well कि अगर आप local leaders को mobilize करें, उनके साथ one-on-one engagement करें, and I like Kate study because मतलब in our context it's important because it's also urban Pakistan, right? So मैं ख्याल है वो लाहौर में उन्होंने की थी,
I'm pretty sure लाहौर में थी, मैं सैंपल भूल रहा हूँ, लेकिन उनको engage करें तो folks start, well, at least the religious leaders start dispensing advice to folks who visit the mosque. So but now there's evidence to हमारे पास of this आ गया है खासा, जिसमें going forward अगर आपने religious authorities को करना है mobilize, तो उसमें I think instead of institutions you should be following more on individuals and community leaders. So it adds that layer of personal, right? And एक और मेरा सवाल था कि citizens का जो state directive था कि citizens followed state directive on dengue and that had an impact, as you said कि उसका भी इतना impact नहीं हुआ to let people know कि आपका भी एक role है अगर आप follow करें. How much do you think that lack of impact had to do with just overall 2000 डेंगी का जमाना और आज का जमाने में? मुझे सबसे बड़ा फर्क ये नजर आता है कि एक तो डिजिटली कनेक्टेड लोग ज्यादा हो गए हैं, which then means के बिलखसूस कोविड से रिलेटेड जो मिस इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक के ऊपर जो चल रही थी, do you think that maybe has a role in this as well कि आपने मैसेज तो दे दिया कि जी आपका एक किरदार है, लेकिन उस शहरी को दिन में 10 बार 15 बार व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ रहा है कि कोविड होक्स है या कोविड में चिप लगा रहे हैं या ये है या ये वो है? Do you think that maybe has a role and maybe that's something we need to study कि yes you can give the treatment in terms of engaging with citizens, लेकिन अगर misinformation की भरमार चल रही है तो शायद वो एक्ट ना करे उस गाइडलाइन के ऊपर. Right, thanks. Now that's a very good question, and we actually did investigate this in the paper. जिसमें हमने conspiracy, actually हमने बड़ी dimensions की थी जिसको हम heterogeneity कहते हैं, basically कहने के लिए कि ये तो average sample है, but लोग जरा फर्क होते हैं, कुछ की education levels high हैं, कुछ की low हैं, political partisanship, लोग कुछ PMLN को support कर रहे हैं, कोई PTI को support कर रहे हैं, तो उनके व्यूज भी फर्क हो सकते हैं, और फिर किस डिग्री तक लोग कंस्पिरेसी थ्योरीज बाय इनटू कंस्पिरेसी थ्योरीज वो भी अफेक्ट कर सकता है आउटकम्स लोगों. सो वी इन्वेस्टिगेट ऑल ऑफ दैट. सो जो कंस्पिरेसी थ्योरीज वाला है उसमें अगेन वी एक्चुअली डोंट, इट डजंट उसमें कोई हमें इफेक्ट नहीं नजर आ रहा. हमने लोगों से पूछा, हमने उनको लिस्ट दी थी अबाउट लाइक sort of crazy conspiracy theories, asking them whether they like believe in them or not, right? So इस तरह करके हमने we got a good sense of कि कौन लोग हैं जो actually conspiracy theories को मानते हैं और कौन नहीं मानते. जब हमने उस dimension को चेक किया कि इससे results फर्क होते हैं कि नहीं, what we found out is कि नहीं, conspiracy theory वाली चीज actually did not affect our results. Fascinating. Political partisanship जो है, that was interesting. So directly लोगों से पूछना कि आप किसको support करते हैं. एक सेकंड, political partisanship से आने से पहले ये जो आपने point दिया है, शायद मैं इसकी clip बना के जो है Facebook को भेज देता हूँ कि वो बड़ा खुश होंगे, वो कहेंगे देखें रिसर्च है कि हमारा इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, आप लोग सिर्फ कंप्लेन किए जाते हैं कि जी फेसबुक मिस इन्फॉर्मेशन मसले क्रिएट कर रही है. Yeah, I mean it might work, लेकिन I guess it might have been something unique about the sample or like, yes. No, so I didn't mean to interrupt, but yeah, partisanship wala point interesting tha paper ke na, so please go ahead. Right, so the partisanship is interesting because the fact is कि वो जो dengue wala tha episode, that happened when the PMLN was in power in Punjab, not at the center, but Punjab में वो थे. So अगर आप लोगों को remind कर रहे हो कि आप वो dengue पे हुकूमत ने काबू कर लिया, तो people could associate that with a particular political party affiliation. So वो देखना important था कि ये जो ये intervention है, ये इसके outcomes जो हैं वो लोगों की party affiliation से फर्क होते हैं कि नहीं. तो उसमें हमारे पास measures ये थे. We had actually asked our respondents कि उन्होंने पिछले elections में किसको वोट दिया था. एक वो था, and then the other sort of measure of partisanship we had was the kind of news channel that people watch, right? So अगर वो ऐसे news channels देख रहे हैं which are sort of qualitatively aligned with like a particular party viewpoint versus कोई और news channel, तो we had those measures as well. हमारे पास newspapers भी था, but people लग रहा था कि लोग ज़्यादा अखबार नहीं पढ़ते और TV ज़्यादा देखते हैं, so we kind of went with that measure.
तो उसमें what we discover is कि अच्छा there's some nuance है. So at first it seemed कि लोगों को बताना कि उस पे एक political एक effect था कि being reminded about past states success, उससे compliance वाले जो measures हैं उस पे कुछ लोग जो हैं उनके outcomes जो हैं वो हमें लग रहे थे कि significant हैं. But when we compared that to, we had another treatment group जिसकी मैंने पहले बात नहीं की because वो ज़रा is more of a methodological innovation. उसमें ये था कि जब आप इस किस्म के experiments करते हो तो often जो लोग आपको ये फ़ोन पे हो रहे होते हैं in person, हमारे फ़ोन पे थे, कभी कभार in person भी होते हैं. एक मसला जो है methodological मसला वो आता है जिसको हम कहते हैं experimental demand कि जो एक one on one आप सवाल पूछ रहे हो किसी से तो often ये होता है कि depending on कि वो लोग किस तरह perceive कर रहे हैं interviewer को, they end up kind of agreeing with what the interviewer is saying or giving responses which they think that the interviewer wants or the enumerator wants, right? So that's called experimental demand. So वो खुद अपने शायद unbiased किस्म के वो नहीं दे रहे, वो शायद देना चाह रहे हैं सवाल जो कि ख्याल है enumerator चाहता है कि वो दें जवाब जो है. So उसको control करने के लिए we had a different another group जिसमें हमने deliberately ये जो है ना subtle तरीके से experimental demand डाल दी थी कि लोग actually respond करें experimental demand को. तो वो results लेके और ये results को जब हमने compare किया तो what we discovered is कि इनमें कोई difference नहीं था. So the argument is जो हम paper में दिखाया वो ये है कि even though initially लगता है कि across this dimension this political partisan dimension के effects नजर आते हैं but actually these effects get diluted or disappear जब ये experimental demand वाला problem है आप उसको count करें अपने उसके अंदर study में. So again I mean that's the first thing when we originally like wrote the paper working paper था तो लोग कहते थे कि आपने ये political partisanship वाला angle देखा है because वो PMLN के ज़माने में हुआ था जो डेंगी वाला एपिसोड है PTI की हुकूमत है but we show कि actually even accounting for political partisanship our results don't change. अच्छा एक ब्रॉडर मेरा सवाल था इस पूरी रिसर्च को पढ़ने के बाद आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद वो ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में इतने सालों से ट्रस्ट इरोड हो रहा है. डेंगी में हुकूमत कर लेती है कुछ एहसास प्रोग्राम में रोल आउट अच्छा हो जाता है. दैट इज इन अ वे कि आप थोड़ा सा एफर्ट कर रहे हैं टू क्लीन अप डेकेड्स ऑफ मिसट्रस्ट, राइट? इसी तरह जब आपने ये स्टडी की मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात आती है कि जो आप यू मेंशन अली चीमा's रिसर्च ऑन द कोर्ट्स एज वेल कि because there is just so much mistrust that has inherently been built up कि थोड़ी सी कोशिश से या थोड़ी सी engagement से या in a short amount of time particularly COVID जैसे pandemic में जहाँ और बहुत चीजें हो रही थी is that enough of a time period to fully see कि trust build हो रहा है कि नहीं? And my thinking on this again is कि बिकॉज सिटीजन इतनी दफा जो है उसको नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है स्टेट या स्टेट इंस्टीट्यूशंस के साथ कि जहां आप इंटरवेंशन कर भी लें अगर वो 3 महीने की इंटरवेंशन है 6 महीने की है तो उसका रिजल्ट उतना नहीं आएगा. एंड आई रोट इट डाउन व्हेन यू टॉक्ड अबाउट लाइक गिविंग मनी टू द गवर्नमेंट चैरिटी और ईदी. लाइक ईदी वी ऑल नो इज अ डेकेड्स लॉन्ग रिस्पेक्टेड प्लेस, राइट? हुकूमती इदारा अगर हो चैरिटी वो अगर एक्चुअली भी एडी की लेवल पे आ जाए इन टर्म्स ऑफ मिशन क्लैरिटी एंड रिस्पेक्ट एंड थिंग्स लाइक दैट लोग देयर इज अ लैग, राइट? 4-5-6 साल लगेंगे उससे पहले के लोग कहेंगे यार हाँ एडी के मुकाबले में हुकूमती इदारा भी अच्छा है. डू यू थिंक दैट परहैप्स हैज अ रोल के जस्ट द टाइम नीडेड टू बिल्ड दैट ट्रस्ट इज सुपर लॉन्ग? Right. No, that's a good point. I think lag often hota hai, but the fact is कि state, these things are endogenous, right? कि just ये नहीं होगा कि एक दिन suddenly state बड़ा वो benevolent सा बन जाएगा और कि लोग जो हैं वो state starts trusting the state, etc. There's these things are essentially kind of interlinked.
उसमें ये है कि आई मीन यू नो यहाँ पे बहुत सब जो पॉलिटिकल इकोनॉमी वाला लिटरेचर है, स्पेशली ये जो अली चीमा भी काम कर रहे हैं ऑन लाइक ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स, अदनान कादिर जो काम करते हैं, उनका इन सब का काम एसेंशली बहुत सा ये देख रहे हैं कि आप कैपेसिटी, एक तो स्टेट कैपेसिटी और उनकी इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी के साथ बिल्ड कर रहे हो, बट ऑल्सो सर्विसेज आप किस तरह इनकी इंप्रूव कर सकते हो, राइट? सो बहुत सा काम टैक्सेस पे हो रहा है कि आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करो कि जो आप, फॉर एग्जांपल, आई डोंट थिंक आई कैन स्पीक टू मच अबाउट इट बिकॉज़ वो दैट एक्सपेरिमेंट इज स्टिल हैपनिंग, बट फैक्ट इज कि कुछ वो काम दिखा रहे हैं कि यू नो लाइक अगर आप विजिबली लोगों को दिखाओ कि जो यू नो the state is actually doing stuff for them, you know, which is tangible and they can realize it and can actually sort of realize benefits. तो उससे जो है वो बढ़ता है कि नहीं लोगों का ट्रस्ट स्टेट में, और you know do that and sort of revise their perceptions of state capacity as a result. And you know they have mixed results. एक तो Ali Chima वाली study है जिसमें you see that that's the case. There's other work which is still ongoing, but you know उसमें the signals are still very mixed. ये होता है कि नहीं. मेरा अपना I'm you know मेरा असल में a lot of my current work is actually on air pollution. और उसमें you know बात तो यही है कि आप स्टेट जो मर्जी कहता रहे, लाहौर में स्पेशली पंजाब में एयर पोल्यूशन हर साल is terrible, right? And you know what's fascinating is that on paper we've got really strong rules and regulations. अगर आप हमारे air pollution वाले निकाल के देखें regulations or mandates, I mean we've got हर किस्म के हमारे पास वो हैं, standards भी हैं हमारे पास, वो standards को enforce किस तरह करना है वो भी सारे rules and regulations लिखे हैं. But the institution itself, you know, when you have weak institutions, तो ये जितने मर्जी आपके strong होंगे rules and regulations on paper, you'll never be able to effectively kind of sort of monitor and enforce. दादा कहते थे कि कागजी कार्रवाई पूरी होती है लेकिन जो है सड़क पे काम नजर नहीं होता, वो नजर नहीं आता. But it's still fascinating कि कागजी कार्रवाई जो है वो ठीक अच्छी कागजाई कार्रवाई, अगर आप वो स्टैंडर्ड्स देखें, I mean जो रेगुलेशन और पूरी हिस्ट्री है इसकी कि वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल्स कब से शुरू हुए और फिर वो जो प्रोविंसेस को वो डिवॉल्व की गई अथॉरिटी, प्रोविंसेस ने अपने बनाए हैं काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स ये, बट यू नो कैपेसिटी इज जस्ट इज मिसिंग, राइट? अगर फर्स्ट करें कल को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है बाकी यू नो बुरी पुरानी गाड़ियों को सड़कों से निकाल देता है और you know जाके छापे मारा है रेगुलरली ऑन फैक्ट्रीज लाइक स्टील री रोलिंग फर्म्स, और फिर यू नो मॉनिटरिंग अपने इक्विपमेंट जो है पूरे शहर में लगाए हुए हैं और रेगुलरली यू नो वो कंटिन्यूसली लोगों को वो डेटा ट्रांसमिट कर रहा है. तो नाउ दैट माइट बी अ सिग्नल कि राइट यू नो the state is kind of delivering on what it's supposed to. लेकिन इस किस्म की चीजें अभी तक honestly in the 5 or 6 years I've been back and working on air pollution in Punjab, हर साल वही मसला होता है, you know, like फिर वो खत्म हो जाए, वो विजिबली खत्म हो जाती है एयर पोल्यूशन मार्च में जाके या फरवरी में जाके, तो लोग भूल जाते हैं, एंड देन सितंबर अक्टूबर यू नो यू जस्ट हिट द रीसेट बटन और फिर दोबारा से अब लोग कहेंगे कि एयर क्वालिटी इतनी बुरी हो गई लाहौर की, एक्सेट्रा. बट सो यू नो but you know one has to take baby steps, and I think a lot of these interventions जो ये कर रहे हैं जिसका मैंने आपको अभी example दिया है उसमें, if you know I think the underlying theory is कि अगर आप state is able to kind of show these kind of piecemeal efforts and demonstrate that it can actually deliver services, तो उससे शायद थोड़ा बहुत आप आहिस्ता आहिस्ता लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू कर सकते हो. लेकिन अगर आप वो नहीं करोगे तो you know the status quo is most likely going to kind of continue. अभी मैंने भी कुछ नया काम सोच रहा था करने को, लेकिन वो अभी still there's a lot of other stuff going on, but what I'm really thinking about these days is you know आजकल लोग बड़ा शोर मचाते हैं टैक्सेस पे, इनकम टैक्सेस लोग नहीं देते, right? I think that's a little harsh. People in this country do pay taxes. They don't perhaps सारे income taxes नहीं देते होंगे, लेकिन जिस किस्म का हम सारे indirect taxes देते हैं. ये हमें जो है किसी जीप ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है कि पाकिस्तानी टैक्स चोर है. मैं ये काफी दफा लोगों को कह चुका हूँ कि हर पाकिस्तानी, चाहे वो मेरा घर पे काम करने वाला ड्राइवर हो
या वजीर आजम हो, हर पाकिस्तानी टैक्स पेयर है, क्योंकि आप फोन लोड कराते हैं उस पर टैक्स है, आप पेट्रोल गाड़ी में भरवाते हैं उस पर टैक्स है। एग्जैक्टली। मसला टैक्स पेमेंट का नहीं है, मसला पेमेंट का है कि दोज हु ओ अ फेयर शेयर ऑफ द टैक्सेस डू नॉट पे a fair share of जी the हाँ। taxes in this country. वेल जो गरीब एक ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ये हैं भी रिग्रेसिव कि मतलब मैं तो अपना सेल फोन का टैक्स जब अपने फाइल करता हूँ टैक्सेस, तो वो जो मेरा एडवांस टैक्स करता है 12.5%, मैं तो वो दिखा के वापस ले लेता हूँ टैक्स जो है, जो एडवांस टैक्स है। बट लाइक माय somebody जो टैक्सेस फाइल नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल, who just doesn't even know कि टैक्सेस फाइल करने किस तरह, can you imagine going on the IRS website, वो किस तरह लेगा अपना टैक्स वापस? एंड द स्टेट ओज ऑल दीज पीपल लाइक सो मच टैक्स, ये सारा जो एडवांस टैक्स कलेक्ट किया होता है, और बहुत सा टैक्स एडवांस टैक्स भी नहीं है, दैट्स बेसिकली फाइनल डिस्चार्ज, राइट, ड्यूटीज और ये सारी चीजें है, तो दे भी रहे हैं टैक्स। उसमें इशू ये है कि अब आपने सर्विसेज जो आप टैक्स दे रहे हो, मुझे देखते हैं मुझे क्या सर्विसेज स्टेट से मिल रही है, right? मैंने अगर अपने खैर I don't have kids, but if I look at like my friends who have kids, the family members who have kids, वो उनको प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं, because public schools उनकी क्वालिटी इतनी बुरी है कि लोग are not going to send their kids there, right? Those who can sort of afford private school. अस्पताल जो टैक्सेस दे रहे हैं, बहुत से वो लोग जो हैं जाके प्राइवेट अस्पताल जाते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स जो हैं बहुत रेयरली होगा कि आप जाओगे, बट ऑफन दोज हु paying income taxes are going to go to private hospitals. उसके बाद हम घरों में एयर प्योरीफायर्स लगा रहे हैं, क्योंकि हवा जो है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका मैंडेट है कि हमें क्लीन एयर दें, उनका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का बकायदा रूल है कि हमने इस लेवल से ऊपर नहीं जाने देनी। उसके बावजूद हम 50-50 हज़ार रुपए के एयर प्योरीफायर्स खरीद के तो वो लगा रहे हैं घरों में। ट्रांसपोर्ट, we don't have public transport, आप कहाँ से ट्रैवल कर सकते हो अराउंड द सिटी, गाड़ियां खरीद रहे हो बेसिकली। सो आई मीन ट्रांसपोर्ट पे तो अच्छा ट्रांसपोर्ट पे तो आई थिंक द आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज कि जहां हुकूमत पैसा एक्चुअली लगा रही है मेट्रो के ऊपर, वहां ताने सुनने को मिलते हैं कि देखें हमने इतने की सब्सिडी दी आप लोगों को, और स्टिकर लगाए जाते हैं कि आपको हुकूमत ने सब्सिडी दी है और ये देखें इतना महंगा प्रोजेक्ट है। राइट Right. So the fact is कि जब आपको नहीं मिल रही होती सर्विसेज which you expect, right, as a taxpayer, और अगर आप सरकारी दफ्तरों में भी चले जाएं तो वहाँ लोग बड़े मेरी शायद वो पेशेंस नहीं है, but like लोग बदतमीजी से पे, it's not like a very friendly environment, right, कि जिसमें कुछ प्राइवेट सर्विसेज आपको मिलती हैं, या वो बदतमीजी से बात करते हैं, देर लगती है, और it's just like even interacting with like folks at government institutions or offices, departments is just really like a terrible experience for many, not for all, perhaps for like people who kind of like me, right? So जिनका patience इतना ना हो। The point is कि अब ये लोग अगर आप टैक्स दे रहे हो कुछ मिल नहीं रहा, so फिर I mean like how are you going to like sort of then again बात आ गई ना, trust in the state and its capacity to deliver etc, right? तो आप मुझसे टैक्सेस ले रहे हो लेकिन मुझे कुछ in return मिल नहीं, I mean it's supposed to be some sort of a transaction relationship too, right? अगर मैंने खुद ही security भी आप खुद ही provide, लोगों ने security cards रखे हैं, मेरे पेरेंट्स ने वो अलार्म लगाया हुआ है, वो जो burglar अलार्म होता है, क्योंकि आपको पुलिस जो है वो तो अपना काम पूरी तरह नहीं कर सकती, राइट? कराची में तो वैसे भी लॉ एंड ऑर्डर कंपेयर टू लाहौर इज लोग उस पर कहते रहते हैं, I mean, it's all anecdotal evidence. I don't know what the quantitative evidence No, it is much worse. As somebody who's lived in Karachi and grew up in Karachi, हमारा जोक होता था, अभी तक जोक है कि आपका मोबाइल फोन छीनना जो है while you were 18 or 20 before you turned 18 was a rite of passage, कि अगर आपके साथ ये नहीं हुआ, कम से कम एक फोन, ज्यादातर लोगों के 2 फोन चोरी नहीं हुए सड़क के ऊपर, तो फिर आप असल में कराची वाले नहीं है, क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस नहीं किया सिचुएशन को। Right. So फिर ये कहने के बाद जब आप लोगों को कहते हो कि आप टैक्स नहीं देते, आप टैक्स जो हाँ ठीक है, टैक्स जो इवेड करते हैं, ये वो है एक मसला, of course, I mean that's against the law. A lot of people find ways of avoiding taxes, right? मेरे जैसा बंदा जो है, मैंने एग्जांपल दिया था, मैं जब टैक्सेस फाइल करता हूँ every year I try to put some money in mutual funds, for example. Not a lot of it, but a share of my goes into mutual funds, क्योंकि अगर आप mutual funds में इन्वेस्ट करो
तो उस पे आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। उसी तरह अगर आप उनको दो चैरिटीज को, जो उनके स्केड्यूल में है चैरिटीज, उधर डोनेट कर दो, तो उसकी वजह से यू कैन क्लेम डिडक्शंस, इन सर्टेन केसेस यू कैन क्लेम क्रेडिट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लम्स इज नाउ ऑन द स्केड्यूल, तो मैं लम्स को पैसे डोनेट कर दूं, वो जो उनके हमारा जो स्टाफ होता है, गार्ड्स, गार्डनर्स, sort of cleaning staff, उनको साल के पैसे चले जाते हैं. I can claim that as a credit, right? I'm finding all these ways of actually trying to make sure I don't have to pay the state as much as I have to, right? So finding ways of avoiding tax. So अब वो इसलिए हो रहा है because मुझे पता है I'm not getting anything in return, right? So जब तक आप इस तरह डिलीवर नहीं करना शुरू करोगे on public services, ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि suddenly आप overnight change कर दो, but step at a time. थोड़ी बहुत आप एयर पोल्यूशन पे तो कुछ करना शुरू करो. कब से लोग शोर मचा रहे हैं, वो आपका मैंडेट भी है. It's not that tough. टैक्सेस पे भी कि आप put the taxes back where municipal services में, जहाँ टैक्स पेयर्स हैं, जो एक तो वो लोकल बॉडी से भी कनेक्टेड हैं, but the fact is कि आप कोई तो एविडेंस शुरू करो ना कि these are localized, उनके एक इम्पैक्ट हो रहा है टैक्सेस का. ये जो पब्लिक ये जो ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, I mean उसको कॉन्वर्सेशन, यू राइट, I mean it's kind of been derailed, right? कि अब लोगों को कह रहे हैं कि हम सब्सिडाइज, इतनी सब्सिडीज चीज को मिल रही है, और ये that's not how conversations around public transportation should be framed. It's like public transportation is subsidized everywhere. कहाँ है जो वो नहीं होता. तो लेकिन अगर आप मेट्रो बसेस से आपको मसला है, तो जो अल्टरनेटिव भी तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स का कोई कॉन्वर्सेशन आप शुरू कर सकते हो, बट यू कांट जस्ट आर्ग्यू कि नहीं होनी चाहिए बिकॉज वो स्टेट पे उसका इतना असर पड़ रहा है. उसके स्पिल ओवर बेनिफिट्स आर ह्यूमंगस. And these guys, honestly, जो मैंने conversations देखी ना, ये सारे accounting exercises करते हैं. So it's not necessarily an economic exercise. It's basically कि जहाँ इतने पैसे ये उसमें rides में से आ रहे हैं, लेकिन इतना actually खर्च हो रहा है. But the fact is, there are all these benefits that these guys ignore, right? And it's not just private benefits of those who are like जो घर से चल के तो buses में बैठ के दफ्तर जा रहे हैं. It's also जितनी गाड़ियाँ खत्म हो रही हैं उस पे से, सड़कों पे से, जिससे पोल्यूशन पे इम्पैक्ट हो रहा है, जिससे कार्बन आपकी जो एमिशंस हैं उस पे इफेक्ट हो रहा है. There's all these larger kind of benefits, and you have to kind of look at the long run. You can aggregate them over the long run, और फिर उसके साथ कंपेयर करो. बहुत सा जो हम ये आर्ग्यूमेंट करते हैं on costs and benefits, they completely ignore the benefit side of things. I think पाकिस्तान में जो है फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, अकाउंटिंग मिनिस्टर्स होते हैं, क्योंकि उनका काम होता है कि बजट को किसी तरह बैलेंस में रखा जाए, उससे आगे वो एक्सरसाइज नहीं करते. यू आर एब्सोल्युटली राइट. और उसका एविडेंस अभी यही था कि आई थिंक महीना या 1.5 महीने पुरानी खबर है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब बड़े खफा हुए कि जो उनको फोरकास्ट दिया गया था इंपोर्ट्स का वाज ऑफ बाय ओवर $1 billion. तो उन्होंने कहा कि भाई ये कैसे तुम्हारा फोरकास्ट ऑफ हो गया. तो खबर में लिखा हुआ था, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर थी, कि जो फोरकास्टिंग टीम थी उसने बेसिकली पिछले 2 साल का या 2.5 साल का जो इंपोर्ट बिल था उसको एवरेज आउट करके अपना फोरकास्ट बनाया था. विच इज एसेंशियली लाइक कि अगर एक मरीज है जिसको ब्लड प्रेशर है, उसको आपने रात को दवा दे के सुला दिया और फिर आप उसका ब्लड प्रेशर लें और कहें कि इसको ब्लड प्रेशर नहीं है, तो जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर होते वक्त तो कम ही आएगा. तो हुकूमत जब इकोनॉमी ऑस्टेरिटी में है, इंपोर्ट्स आपने कर्टेल किए हुए हैं, आप उसको कैसे फोरकास्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? एंड आई थिंक द टैक्स थिंग इज सुपर एसेंशियल. वी हैव टू, अगेन योर पॉइंट के हमें सिग्नल्स देने की जरूरत है, बहुत जरूरी चीज है. क्योंकि अगर आपकी पार्लियामान के अंदर, ये बात मैं काफी दफा कह चुका हूँ, आपकी पार्लियामान के अंदर ऐसे लोग हैं या आपकी कैबिनेट के अंदर या सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे लोग हैं जो बड़े ब्लेटेंटली अपनी डिक्लेरेशन में कहते हैं कि मैंने 0 टैक्सेस पे किए हैं, और फिर उनकी इंटरव्यू के दौरान वो जब पब्लिक इंटरव्यूज देते हैं किसी टेलीविजन चैनल को, तो वहाँ पोर्श भी खड़ी हुई है, हमर भी खड़ी हुई है, बड़ी सी कोठी भी है उनकी और जमीनें भी हैं. वो फिर पेंडोरा निकलता है तो उनके ऑफशोर अकाउंट्स भी हैं. तो फिर अवाम या शहरी जो है वो तो सवाल तो करेगा ही करेगा, या और उसके साथ साथ उसका ट्रस्ट जो है वो इरोड होगा. एंड दैट्स द विशियस साइकिल वी आर इन, राइट? क्योंकि शहरी अगर कहता है मुझे मेरे टैक्सेस के ऊपर वो नहीं मिलता और जो अमीर लोग हैं वो तो देते ही नहीं है, तो मैं क्यों दूं? एंड देन यू एंटर दिस लूप where the trust erosion begets more trust erosion, and that's where we are.
So I think that's a whole separate topic. We can talk at length about this. I'm also mindful of your time. This has been a fascinating discussion. I think the study is super interesting and important. I think hopefully इसके साथ जो और भी research हो रही है, we will learn more about how to build trust in Pakistani institutions, because that is imperative. अगर ये नहीं होता तो ये जो vicious cycle है वो चलती रहेगी, और शहरी का जो भरोसा है हुकूमत के अंदर वो कम होता रहेगा, which is not good overall. मैं तो कहूँगा it's not just good in terms of life, but it is not good for political stability in a country like Pakistan, जहाँ वैसे ही इतने सारे मसाइल हैं. Before I let you go, Dr. Saab, any reading recommendations that you have, either on this topic or generally speaking, that you would recommend? Here are some 2 or 3 books that people should read. Right. Okay, so I'll give you. I had made a list of 4. Well, I'll give you all 4. So in honor of the folks who won the Nobel, well, one of them who won the Nobel Prize this year, one of the economists who won the Nobel Prize, Joshua Angrist, uski kitab hai Mastering Metrics, which is basically, well, it's sort of it's more of a textbook, but jinki statistics mein backgrounds that are weak ho, so unke liye this is a great book to kind of understand, jisko hum credibility revolution in economics kehte hain na, ki humne जो causal inference का काम है कि you're taking data and you're applying statistical techniques, but actually showing things are, the causality आप demonstrate कर रहे हो, rather just some sort of vague relationship. उसमें ये जो किताब है would really help kind of readers. He has a more difficult version of this book too. It's called Mostly Harmless Econometrics. I don't think it's mostly harmless. It's pretty harmful if you don't know the stats behind it. But that's for a graduate audience. But Mastering Metrics by Joshua Angrist and Steve Pischke, who's the co-author, is really a great book to understand causal inference for people who are not really well versed in stats. Uske baad, there is on Pakistani economy, the book that I really kind of enjoyed is a book by Nadeem ul Haq, who I know is a very divisive figure, but looking back how Pakistan became an Asian tiger by 2050, I think it's a short read, but it's really well done because he kind of identifies some of the salient problems that our economy faces, from sort of bureaucratic reforms to how our cities are designed, or karna kya chahiye. I mean, and he, it's short, it's brief, and I think he identifies policy solutions in there really well. The तीसरी है for, if you're it's called The Armchair Economist by Stephen Landsberg. He's a professor at Rochester. And, I love this book because, it's again for a general audience, but it really kind of shows you why economics is fascinating. And in Pakistan, में एक issue है कि मेरे ख्याल है जब लोग economics का सुनते हैं तो things that pop into mind are inflation, or like current account deficit, or trade. But economics is not that. This is a particular kind of economics, right? This is macro stuff. But most of economics is actually, understanding how societies are structured, how we behave in societies, right, and how we respond to incentives, etc. So ये जो है ना, इसमें बहुत वो कि seat belt mandatory करना, उसके वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, actually shows what the repercussions of mandated seat belts are. उसके बाद insurance किस तरह काम करती है, और हम क्यों insurance लेते हैं, or how do individuals actually treat insurance, right, or treat risk for that matter. So indifference principle is a common thing that we use in economics a lot, but he uses sort of common examples to demonstrate what that is. और फिर बहुत सा जो policy solutions जो हैं, those are normative arguments, right, कि क्या करना है. There's no objective way of kind of showing कि ये है क्या है कि नहीं. It always requires value judgment. तो आप जो मर्जी लोग कहते रहें, there's no objective way of saying कि ये चीज दूसरी से बेहतर है. You have to kind of like compare across things, and there's also theorem showing कि ये इनको चीजों को compare करना is impossible, right? So उसमें आप economists किस किस्म की value judgment इस्तेमाल करते हो, क्या principle use करते हैं to make decisions.
something like the efficiency standard, for example. What is it and why do economists use it, right? So he does a really great job of communicating these things to a general audience. I really like this. और तीसरी जो है वो चौथी fiction, I just thought of it because ये तीनों किताबें जो मैंने कही are non-fiction. But when I was growing up, जब से मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया, fiction पढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया. Generally किताबें पढ़नी मुश्किल हो जाती हैं. We read a lot of journal articles because that's how we have to keep up with what's happening in our field. Are you able to stay awake reading most of the journal articles or not? मुझे grad school का याद है कि आधे time डर यही होता था कि पढ़ते पढ़ते आँख ना लग जाए. Well, you have to be very selective, right? Read things that you're really interested in. I was fascinated by sort of the classic Russian authors. So The Idiot by Fyodor Dostoevsky, for example, I think it's in terms of fiction book, it really gets to the human condition, and it's the way he kind of treats all these things, issues that humans generally deal with, right? So metaphysical questions of who we are, where do we come from, is there a God, is there, I think they treat these questions in a very complex way. That's I often, if I'm bored, I just pick it up and read a chapter or two, just for fun. So it's a great read. Yeah, I think fiction also, like I find मेरा pattern होता है कि एक नॉन फिक्शन, एक हिस्टोरिकल और फिर एक फिक्शन ऐड की जाए, बिकॉज यूजुअली थ्रू फिक्शन, पर्टिकुलरली क्लासिकल फिक्शन, आप एक तरह से फिलोसफी पढ़ रहे होते हैं, बट इट्स अबाउट द टाइम, पर्टिकुलर टाइम. लोग आप you learn a lot about the academic stuff you frequently read through the lens of just someone's imagination, so to speak. और वो बड़ा, एटलीस्ट मुझे बड़ा फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस रहता है कि यार अच्छा ये बात तो एकेडमिक थ्योरी में इस तरह ही बताई जाती है. So thank you so much, Dr. Sawal. This was fantastic. The research paper is great. Those of you who want to read the whole thing, the link to the working paper is below. And hopefully we'll have you on again to talk about, one, the environment, because something I want to talk about, and we'll have you on to talk about what's going on in the Punjab and in Pakistan at large and what we can do to solve it. And I think the taxes question, whenever you start thinking through what the study might look like, I would love your thoughts on that as well. But keep up the great work, and thank you so much for taking out the time. Great. Thank you for having me, Uzair. I appreciate it. Yeah.